देखिए, बात की जाए राहुल गांधी की संसद में बोलने की तो लगातार बोलते ही रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। इसी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाती है। 4 साल बाद मोदी सरनेम के तहत हमला किया जाता है और सूरत कोर्ट में पुणेश मोदी उनके खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं, जिसके बाद तारीख पे तारीख आती है और आखिरकार क्या होता है, जिसका मोदी सरकार चाहती थी वही होता है। वहां पर याचिका खारिज कर दी जाती है, जो राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं 2 साल को। तो ऐसे में ये एक छोटा सा मुद्दा बीजेपी के लिए कला कला बन सकता है, क्योंकि अभी हमने शेट्टार को देखा है कि किस तरीके से वो कांग्रेस की तरफ रुख करते नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो क्षेत्रीयवाद वाले लड़ाई शुरू कर चुकी है, कहीं इसकी वजह से इन्हें चुनाव में नुकसान। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी इस समय कई तरीके से मुसीबतों में घिरते चले जा रहे हैं। लगातार कई मामलों में उनकी जो परेशानी है वो बढ़ रही है, और ऐसे समय में जबकि आने वाले साल में चुनाव है 2023 की बात करें तो इस समय से ही लगातार जो सियासी दल है वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। और उसी के मद्देनज़र आप देखिए कि मुद्दों को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करें, वो 2024 को जहन में रख करके ही ये तमाम बड़े प्लान जो है वो बना रही है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चले जाना और साथ ही जिस तरीके से कई और मामलों में कई राज्यों में जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ भी सकती है। हालांकि कोर्ट के जो संकेत रहे हैं उससे यही माना जा सकता है कि फ़िलहाल सज़ा पर रोक नहीं लगाई जा सकती, और इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चिंतन मंथन भी हो रहा है कि अगर पार्टी इस पूरे मामले में उलझी रही तो 2024 के लिए क्या बड़े प्लान जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। बीजेपी लगातार उनके इर्द गिर्द सियासी ताने बाने को बुन रही है और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको कैद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने इस पूरी कड़ी में अगर देखा जाए तो वायनाड पहुंचना, उनका वहां पर जाकर के रोड शो करना, और फिर जिस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मेहनत की, लोगों को इकट्ठा किया और वहां से राहुल गांधी अपने सियासी ताकत को दिखाने का भरपूर प्रयास भी किए। लेकिन उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जो नॉर्थ के तमाम स्टेट अगर वहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अलावा और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर नज़र नहीं आई, और इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी कई बड़े प्लान तैयार कर रही है। हालांकि बैठकों का दौर तो लगातार चलता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बगैर किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ती नजर आएगी और क्या मुद्दे होंगे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी ताकत को झोंका था और लोगों का जो समर्थन प्राप्त हुआ था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा 2 की जो बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि अब जो बाकी के राज्य है वहाँ से उस यात्रा को जो है गुजारना है और फिर जनता के मिजाज को टटोलना है कि 2024 को लेकर केंद्र की सत्ता के खिलाफ मिजाज लोगों का किस तरीके का। आज यही तमाम सवाल लेंगे, न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों से समझेंगे कि दरअसल इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के जो तमाम मामला चल रहे हैं वो क्या वाकई इन तमाम मामलात में उनको जो है राहत मिलती नजर आएगी। क्या 2024 से पहले फिर से एक बार वो सक्रिय राजनीति में जो है कांग्रेस पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी को लेकर के तमाम कदम उठाते नजर आएंगे, या फिलहाल वो अभी इसी में उलझे रहेंगे। मेरे साथ नाज़मीन है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी फिर से जो है इस पूरे मामले से उभर कर राजनीति में बीजेपी के खिलाफ वो तमाम बयानबाजी, जिन बयानों की वजह से भी आप कह सकते रहे जिस तरीके से सदन में वो बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को ये बातें चुभती है, और यही वजह है कि बीजेपी का हर ताना बाना उनके खिलाफ इस वक्त लगा हुआ। देखिए, बात की जाए राहुल गांधी की संसद में बोलने की तो लगातार बोलते ही रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। इसी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाती है। 4 साल बाद मोदी सरनेम के तहत हमला किया जाता है और सूरत कोर्ट में पुणेश मोदी उनके खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं, जिसके बाद तारीख पे तारीख आती है और आखिरकार क्या होता है, जिसका मोदी सरकार चाहती थी वही होता है। वहां पर याचिका खारिज कर दी जाती है, जो राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं 2 साल को। अब यहाँ पर पटना कोर्ट में भी यही देखा जाता है। सुशील मोदी उनके खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं
अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट का रुख करने की तरफ राहुल गांधी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार राहुल गांधी के आगे हर तरह से कोशिश कर रही है कि उन्हें फंसाया जाए, रोका जा सके, ना तो संसद पहुंच सके ना तो चुनाव में उतर सके। लेकिन राहुल गांधी फिर भी वायनाड का दौरा करते हैं, कोलार का दौरा करते हैं, अभी भी कर्नाटक में मौजूद हैं और लगातार मोदी सरकार की कमियों को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि राहुल गांधी खुद चाह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर कर रहेंगे और इसलिए वो हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी संसद सदस्यता भी वापस पाएंगे। इसकी सच्चाइयों को वो खुद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम लड़ाई जो है राहुल गांधी की तरफ से लड़ी जा रही है, हाईकोर्ट का भी रुख कर रहे हैं और इन तमाम मामलों को लेकर के राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो सूरत कोर्ट में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि जिन 3 नामों को लेकर के यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है मोदी सरनेम को लेकर के, तो उन तीनों के तरफ से ये FIR दर्ज नहीं करवाई गई थी, बल्कि ये कोई और ही है। तो इसमें कहा जा रहा है क्या जानबूझ करके सरकार, सत्ता पक्ष जो है इस पूरे मामले को जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करे, क्योंकि अगर उनको आपत्ति होती तो FIR उनकी तरफ से होती, तो इसको कैसे देखिए, आज FIR केवल विपक्षी पार्टियों पर ही दर्ज होती है। आज हम क्या देखते हैं कि केवल विपक्ष पर शिकंजा कसा जाता है। आज बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ हो या दिल्ली में हमने कंझावला कांड देखा, उसमें बीजेपी की कोई नेताओं की ना तो प्रतिक्रिया आती है ना ही उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन बात जब गांधी परिवार की होती है, जब बात राहुल गांधी की हो जाती है, जब बात लालू परिवार की हो जाती है, बात जब समाजवादी पार्टी से होती है, तो विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसने की तैयारी किस तरीके से होती है ये हम आप सभी जाने। देखिए, बात अगर राहुल गांधी की कर रहे हैं तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भली चली गई हो, लेकिन राहुल गांधी की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने यह कहा था कि भाई आपके नियम कायदे कानून केवल वहीं तक है जहां पर सरकार की बंदिशें। और राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता चली जाती है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी संसद में गए थे अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात करने, कांग्रेस के जो तमाम सांसद उनसे मुलाकात करने। क्या मोदी जी ने रोक लिया? नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर देखिए, सीधे तौर पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों की जुबान पर एक ही नाम है, वो है नाम राहुल गांधी का, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 से पहले बीजेपी कहाँ खड़ी और राहुल गांधी कहाँ खड़े। और जिस तरीके से देखिए, आज अगर हम बात करें कर्नाटक का जो चुनाव होने वाला है, वहां पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है नंदिनी वर्सेस अमूल की। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आप अमूल को कर्नाटक क्यों लेकर आ रहे हैं? जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की, आप उसको क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको क्यों खत्म किया जा रहा है? तो ऐसे में ये एक छोटा सा मुद्दा बीजेपी के लिए कला बन सकता है, क्योंकि अभी हमने शेट्टार को देखा है कि किस तरीके से वो कांग्रेस की तरफ रुख करते नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो क्षेत्रीयवाद वाले लड़ाई शुरू कर चुकी, कहीं इसकी वजह से इन्हें चुनाव में नुकसान। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि बंगला खाली कराने वाली राजनीति हमने कई बार देखा, बिहार में भी तेजस्वी यादव से बंगला खाली करवाया गया सरकार गिरने के बाद, फिर उसके बाद उन्होंने सत्ता में वापसी की, तारकेश्वर प्रसाद से खाली करवा दिया। तो ये जो राहुल गांधी को 20-21 सालों से जिस बंगले में रह रहे थे उनसे खाली करवाना, क्या ये राजनीतिक द्वेष है? क्योंकि कई बार सदस्यता जाने के बावजूद भी कई नेता, बड़े नेता जो है वो उस बंगले में रह रहे होते हैं। तो क्या बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही थी? राहुल गांधी ने हालांकि खाली कर दिया और जितने कम समय में खाली किया, ये बड़ी बात। देखिए, बंगला खाली करना कोई छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे दिल में हिंदुस्तान बसता है। भाई मैं बंगला लेकर क्या करूँगा? हिंदुस्तान की जनता मेरे साथ है, मैं माँ सोनिया गांधी के साथ रहूँगा। देखिए, आज भारत की जनता कह रही राहुल गांधी आज हमारे यहाँ रह सकते हैं, तो ये बताता है कि जनता का राहुल गांधी के प्रति प्रेम कितना है। और देखिए, ये बंगला खाली करना, ये CBI, ED, ये छोटी मोटी जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल डरा सकते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते। विपक्ष किस तरीके से आज मजबूत हो रहा है, ये बात आज हम देख भी रहे हैं। और सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे किए, पता ही चल गया है कि देश की जनता को कि मोदी सरकार ने केवल ताली और थाली बजाने का काम किया, कोई निर्माण का काम नहीं किया और भारत को तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी परिस्थिति साफ है कि इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ पूरी तरीके से तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वो इस पूरी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि 24 से पहले उनका जो सज़ा है वो लगभग 2 सालों का है, और जाहिर सी बात है कि इन 2 सालों के जो है मिड में ही चुनाव आ जाएंगे। तो इसको लेकर के ये जो है बड़ी चिंता बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में किस तरीके से उतरेगी, किन मुद्दों को लेकर के उतरेगी और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।